तो स्वागत है आपका अपने परिवार माइंड बूस्टर स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कल एचपीआरसी की तरफ से जेईई कमीशन के लिए ऑफिशियली एक सिलेबस जो है कमीशन के लिए डाला गया है। और इस सिलेबस के आने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है कि चीज़ों को कैसे हम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पढ़ें। और ये जो सिलेबस है ये इसका थोड़ा सा जो डिज़ाइनिंग है वो भी थोड़ी आगे पीछे की गई है। तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है आपके लिए ज्योग्राफी के सिलेबस के ऊपर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये जो वीडियो हमारी रहेगी ये रहेगी ज्योग्राफी के सिलेबस को लेके। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस है उसको 5 हिस्सों में बांटेंगे। 5 हिस्सों में, जैसे कि आप आगे देख सकते हैं। मैंने पहले हिस्से में इसकी जो साइज़, लोकेशन और जो वर्ल्ड का साइज़ इन्होंने बताया हुआ है इसमें, और फिर फिजिकल फीचर्स, इसको एक हिस्से में बांटा है। नेक्स्ट हिस्से में मैंने इसकी जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नदियों के लेके है चीज़ें, उनको बांटा हुआ है। और फिर इसके बाद मैंने इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है एक वेजिटेशन के ऊपर टॉपिक है आपका, कि फॉरेस्ट कैसे कैसे होते हैं, जो वेजिटेशन है वो किस प्रकार की है। और लास्ट में हमने एक पॉपुलेशन के ऊपर भी एक टॉपिक है। तो हम डिटेल डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक को। आपसे गुजारिश ये है कि आप वीडियो के अंत तक वीडियो को देखें और वीडियो के अंत में ये डिसाइड करें कि आपको किस प्रकार से लयबद्ध चरणबद्ध तैयारी जो है अपनी एग्ज़ाम की करनी चाहिए। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपका जो फर्स्ट इसमें एक पार्ट बनाया है वो बनाया है इंडिया का साइज एंड लोकेशन। फिर इंडिया का एंड वर्ल्ड का जो साइज, ये लोकेशन, इसमें क्या है कि साइज एंड लोकेशन जो है इंडिया और वर्ल्ड दोनों का पूछा गया है। तो आपको इससे क्या समझना है, पहले आप अपने सिलेबस को थॉरली समझो कि आपका जो सिलेबस है वो आपसे क्या बोल रहा है। देखो, जब भी हम ऐसे इस प्रकार से देखते हैं, ये हमारी इंडिया का एक रफ नक्शा मैं आपको बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे लैटिट्यूड्स आते हैं, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके इस प्रकार से जो यहाँ तक हमारे लैटिट्यूड आते हैं, और इस प्रकार से जो इन दोनों के बीच जो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, क्या हैं, लॉन्गिट्यूड, जिसको हम अक्षांश और देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको अक्षांश बोलते हैं और इसको देशांतर बोलते हैं। तो इन देशांतरों में किस देशांतर से लेके कहाँ तक इंडिया फैला हुआ है और किस लैटिट्यूड से किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तक जो इंडिया फैला हुआ है, तो ये इसकी क्या होगी, एक पोजीशन होगी, लोकेशन होगी इसकी। फिर साइज़ की बात करें, साइज़ में आ जाएगा आपका एरिया, कि एरिया कितना है इंडिया का। उसी प्रकार अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो जो वर्ल्ड के हमारे कंटिनेंट्स है, तो आपने कभी वर्ल्ड मैप अगर देखा होगा अच्छे से, उसमें आपने देखा होगा कि एक भूमध्य रेखा होती है, एक आपकी कर्क रेखा होती है और एक आपकी मकर रेखा होती है। लाइन ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों मीडियम वालों के लिए मैं बोलता जाऊँगा। जिसको जिस मीडियम में समझ आएगा वो वैसे समझ ले इसको। फिर आपको कंटिनेंट की लोकेशन बताया कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है आपका, यहाँ पे साउथ अमेरिका है आपका, यहाँ पे आपका यूरोप आता है, उसके बाद आपका यहाँ पे अफ्रीका आएगा। फिर इसके साथ आप यूरोप और एशिया जो है इस प्रकार से यूरेशिया भी जिसको हम बोलते हैं वो जुड़ा हुआ है। फिर नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया आता है और लास्ट में आपका अंटार्कटिका आता है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है कि सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, और इस प्रकार से साइज आपको उसका पढ़ना है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इनमें से कौन कौन से कंटिनेंट ऐसे हैं जो भूमध्य रेखा को टच करते हैं, उनकी कौन सी कंट्रीज है जो भूमध्य रेखा को टच करती हैं, कौन सी कंट्री ऐसी हैं जो कैप्रिकॉर्न और कैंसर और कैप्रिकॉर्न को टच करती हैं। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका पहला टॉपिक है साइज और लोकेशन, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं डिटेल्ड वीडियो भी इनके ऊपर बना सकता हूं। और अभी आप इस वीडियो में सिर्फ ये समझें कि आपको पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है, ठीक है। फिर आपका आता है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, मतलब जो भारत है, भारत के फीचर्स, मतलब भारत देखने में कैसा है। तो उसमें आपकी मेजर चीज़ें क्या आती हैं, देखो मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ कि ये जो आपके ऊपर ऊपर आप देखते होंगे ये क्या है, हिमालय के पर्वत हैं। क्या है, हिमालय, जिसमें आप ग्रेटर हिमालय, पीर पंजाल, शिवालिक, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक आपका हिमालय फैला हुआ है। तो सबसे ऊपर क्या है, एक बड़ा सा पर्वत जो है हमारे इंडिया को सेफ गार्ड करता है, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे क्या आते हैं, हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान। तो आपने ये देखा होगा कि पंजाब प्लेन है, हरियाणा प्लेन है, उत्तर प्रदेश प्लेन है, बिहार, झारखंड, तो ये क्या है, प्लेन्स हैं। क्या आते हैं इंडिया में, पहले हमने पर्वत देखे, फिर हमने प्लेन्स देखे। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, डेजर्ट भी है। तो इसमें बोला हुआ ऊपर देखो ढंग से देखेंगे अगर आप, हिमालय, फिर माउंटेन्स, फिर नॉर्दर्न प्लेन, मतलब नॉर्दर्न प्लेन को नॉर्थ के प्लेन्स। फिर पढ़ेंगे हम इसमें पेनिसुलर प्लेट्यू। पेनिसुलर प्लेट्यू क्या होगा, प्रायद्वीप, यहाँ पे दक्षिण का एक पठार है,
ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इन्होंने बोला वो अगला टॉपिक है इसमें डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट कहाँ कहाँ है इंडिया के, वेस्टर्न साइड में डेजर्ट होते हैं, तो ये यहाँ पे राजस्थान वाले एरिया में और गुजरात वाले एरिया में हम तो डेजर्टी एरिया देखते हैं। फिर आपके कोस्टल प्लेन आते हैं। कोस्ट कौन से हैं, ये कोस्ट है। कोस्ट के साथ भी क्या है, प्लेन्स है ना, प्लेन्स जहाँ पे कोई समुद्र होता है। आपने बीच अगर आपने कभी देखी होगी, ठीक है, या फ़ोन में देखी होगी, तो आपने देखा होगा वहाँ मैदान होते हैं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स। उसके बाद वहाँ पे जैसे हम इनको बोलेंगे ईस्टर्न घाट और ये बोलेंगे वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये हम उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। अब ये ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया क्या है, मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में रफ सा बता देता हूँ। ये आपका इंडिया है, ठीक है, इस प्रकार से एक रफ इमेज हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और रफ इमेज क्या है, इसमें सबसे पहले आता है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु मतलब इंडस रिवर। इसमें आपकी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये सारी रिवर किसकी सहायक नदियाँ हैं, इंडस की। तो इंडस में हम सारी रिवर्स पढ़ लेंगे। फिर आता है आपका ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र ऐसे आती है यहाँ से और ऐसे नीचे को, तो यहाँ पे हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। फिर आती है आपकी गंगा। गंगा गंगोत्री से निकलती है और गंगा की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, गंगा की यमुना भी है, तो यमुना भी जो है कुछ पार्ट उसका एमपी से भी निकलता है, इसको इस साइड को। और ये इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ होंगी और ये कैसे कैसे कौन कौन से इसमें प्रयाग भी बनते हैं, 5 प्रयाग बनते हैं, तो इन चीज़ों को हम करेंगे। और फिर गंगा। फिर आपकी आती है दक्षिण की नदियाँ, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलती है महानदी, ठीक है। फिर आपको कृष्णा मिलेगी, कावेरी मिलेगी, सॉरी पहले आपको गोदावरी मिलेगी, फिर कृष्णा मिलेगी, फिर कावेरी मिलेगी। यहाँ पे आपको एक नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल और जो आपकी सतपुड़ा रेंजेस हैं उनके बीच में से निकलती है, वो है नर्मदा रिवर। फिर ये यहाँ पे आपको तापी रिवर आती है। क्वेश्चन अक्सर आता है कि सारी नदियाँ ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रही, सारी नदियाँ ना वेस्ट टू ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं, ठीक है। और एक नदी ऐसी है जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ, सॉरी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, तो वो कौन सी है, नर्मदा नदी, ठीक है। तो तापी भी उसमें आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे उसको। तो ये हो गया आपका कौन सा, ड्रेनेज वाला, जो इसमें बोला होगा कि नर्मदा, तापी बेसिन, गोदावरी बेसिन। बेसिन का मतलब होता है वो सारा एरिया जिसमें से किसी नदी के लिए कौन सी सहायक नदियाँ आ रही हैं, ठीक है। तो डरना नहीं है बेसिन वर्ड से। तो ये हो गया। फिर अगला टॉपिक आएगा हमारे पास क्लाइमेट के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करूं क्लाइमेट के ऊपर जाने से पहले मैं आपको क्लाइमेट के बारे में समझा दूं कि क्लाइमेट क्या होता है। अक्सर आपने क्लाइमेट शब्द सुना होगा कि क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है। तो क्लाइमेट और वेदर दो शब्द होते हैं। क्या होते हैं, दो शब्द। तो जो क्लाइमेट शब्द है ये किसी एरिया का पिछले 5 या 7 सालों से हम देख रहे हैं। जैसे मान लो हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जो ठंड है वो आपको सितंबर अक्टूबर के बाद क्या करने लग जाती है, अपने दर्शन देने लग जाती है। और अक्टूबर से लेके मार्च तक आपको क्या मिलती है, अच्छी ठंड देखने को मिलती है। तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, अक्टूबर से मार्च का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड क्लाइमेट है, ठीक है। और वेदर की बात होती है जो डे बाई डे हमारे हम चीज़ें देखते हैं। जैसे आज सनी वेदर है, मतलब आज धूप है। कल क्या हो जाएगा, रेनी वेदर है, मतलब आज कल जो है क्या है, बारिश वाला दिन है। तो जो डेली की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बोलते हैं वेदर। और जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को हमने कुछ सालों से ऑब्जर्व करके उसके प्रॉपर टाइम, प्रॉपर पीरियड, प्रॉपर मंथ्स को बांट के उसका एक पैटर्न देखा है, उसको बोलेंगे हम क्लाइमेट, उस एरिया का क्लाइमेट। तो यहाँ पे उस क्लाइमेट की बात कर रहा है। फिर क्लाइमेट में क्या बोल रहा है कि क्लाइमेट का कंसेप्ट क्या है। क्लाइमेट देखो कैसे, हम क्लाइमेट को कैसे देखते हैं, कैसे नापते हैं। वहाँ का टेम्परेचर देखेंगे, प्रेशर देखेंगे, एयर देखेंगे। फिर उसके बाद क्लाइमेट कंट्रोल और जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को। तो क्लाइमेट कंट्रोल किस चीज़ से होता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। इस प्रकार के फैक्टर्स हैं। यहाँ पे कुछ फैक्टर ये भी बताए हुए कि इंडिया के क्लाइमेट में जो लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ना, ठीक है, ये आपके लैटिट्यूड है और ये आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं जो मैप के ऊपर। तो ये जैसे जैसे लैटिट्यूड ऊपर बढ़ते हैं तो क्लाइमेट के ऊपर क्या असर पड़ता है, और जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड जो आप हाइट बढ़ती है आपकी, तो आपके क्लाइमेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ क्लाइमेट क्या होगा, जहाँ पे विंड्स ज़्यादा चलती होंगी वहाँ पे क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट आएगा। एक इसमें एक्सक्लूडिंग किया है कि आपने जेट स्ट्रीम और वेस्ट साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस नहीं पढ़नी है, इसको आपने काट देना अपने सिलेबस से, ठीक है। फिर आपके पास आता है अगला टॉपिक, द सीजन्स, द कोल्ड वेदर सीजन एंड हॉट वेदर सीजन। देखो सीजन के बनते कैसे हैं। ये हमारा सूर्य है, इसके चारों ओर पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाती है एक साल में, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगा रही होती है तो उसमें एक कंसेप्ट आता है कि
किसी टाइम जो पृथ्वी को इंसुलेशन मिल रही है वो सदर्न जो हेमिस्फीयर है उसके ऊपर ज़्यादा मिलती है, ठीक है। मतलब जो साउथ वाली जो पृथ्वी का अगर हम दो भागों में बांटें तो जो साउथ वाला नीचे वाला पोर्शन है उसको ज़्यादा क्या मिल रही होती है, लाइट मिल रही होती है, और ये वाला जो पोर्शन होता है ऊपर वाला उसको कम मिल रही होती है। तो साउथ वाले पोर्शन में गर्मी हो जाती है और यहाँ पे ठंड हो जाती है। तो नॉर्थ में क्या हो गया, कोल्ड क्लाइमेट। फिर आगे जाएंगे हम तो पृथ्वी कुछ ऐसे होगी, एक सेकंड, फिर पृथ्वी कुछ ऐसे होगी कि जो नॉर्थ वाला हिस्सा है इसके ऊपर ज़्यादा लाइट पड़ रही है और साउथ वाले पे नहीं पड़ रही है। तो जब यहाँ पे फुल डे धूप पड़ेगी तो यहाँ गर्मी रहेगी और नीचे ठंड होगी। पर इसको हम विस्तार से अपने क्लासेस में देख सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए क्लासेस लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को वहाँ पे हम डिटेल्ड इसको डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आपने पढ़ना क्या है, आपका सिलेबस क्या है, आपको किन किन चीज़ों से गो थ्रू करके पेपर में बैठना है। फिर इसमें टॉपिक आ जाता है एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून और पोस्ट मानसून। देखो जो आपकी मानसून है ना, ठीक है, वो केरला के तट पे आती है, कहाँ से, पैसिफिक ओशियन से चलती है। कैसे यहाँ पे मानसून का जो मॉइस्चर है वो इकट्ठा होता है, फिर वो यहाँ से कोरियलिस फोर्स की वजह से यहाँ पे डाइवर्ट मतलब जो है मुड़ जाता है किस तरफ, केरला के तट की तरफ, और वो जाके पूरे इंडिया में बारिश करता है। वो होगी मानसून। मानसून जब जाने लगती है तो उसको बोलते हैं हम रीट्रेटिंग मानसून। क्या बोलते हैं, रीट्रेटिंग मानसून। और जब मानसून यहाँ से निकल जाती है तो जाते जाते भी वो बारिश करती है। तो उनको, जैसे आपने सुना होगा काल वैसाखी का नाम सुना होगा आपने वेस्ट बंगाल में, आपने चेरी ब्लॉसम का नाम सुना होगा असम में, मैंगो शावर्स भी उन बारिशों को बोलते हैं हम केरल में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नाम आपसे पूछेगा कि मैंगो शावर क्या है, काल वैसाखी क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। जब आपका मानसून वाला कंसेप्ट पूरा हो गया तो उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो आपका है नेचुरल वेजिटेशन। क्या है, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन वाला जो कंसेप्ट है आपका, उसमें ये बोल रहा है कि जो हमारे यहाँ पे पेड़ पौधे या श्रब्स होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, वो किस किस टाइप की होती है, या जो फ्रेस्ट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मान लो हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ठीक है, रफ सा। फिर इसमें जहाँ जहाँ हमें, ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है, जहाँ जहाँ हमें हमें बारिश ज़्यादा मिलेगी देखने को, जैसे नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, और इन एरियाज़ में हमें ज़्यादा मिलेगी, तो वहाँ पे कैसे फॉरेस्ट होंगे, वो होंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो पूरे 12 महीने क्या रह रहे हैं, मतलब बिल्कुल उनकी पत्तियाँ जो है हरी हैं। मान लो अगर कुछ पत्तियाँ झड़ भी गई हैं तो उसमें से कुछ लीव्स अगर सेड हो गई हैं तो कुछ लीव्स उसमें अभी भी ग्रीन है। पर कुछ ऐसी जगहें होंगी जहाँ पे पानी कम है, जब पानी नहीं होगा, जड़ों से पानी नहीं मिलेगा, तो पेड़ अपनी पत्तियाँ क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, छोड़ देंगे, तो उसको बोल देंगे हम रेसिडियस फॉरेस्ट। फिर कुछ ऐसे भी होंगे, जैसे पहाड़ हो गया, पहाड़ों के ऊपर आपने ऐसे ऐसे पौधे देखे हैं, ऐसे शंकु वाले, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है, या सब फॉरेस्ट, श्रब्स होती हैं झाड़ियाँ। फिर माउंटेन फॉरेस्ट वही है। मैंग्रोव वो होते हैं जैसे जहाँ पे नदियाँ अपना सारा जो डेल्टा होती है उसको ले आती हैं और एक मार्शी जैसा एरिया, एक कीचड़ वाला एरिया बन जाता है, और वहाँ पे कुछ पौधे जो है पानी में, आपने देखा होगा कई बार वीडियो देखी होगी कोई फ़ोन में, कि पानी वाला एरिया है उसमें से झाड़ियाँ उगी हुई है, नीचे पानी है ऊपर झाड़ियाँ हैं, तो उसको बोलेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये डिटेल्ड में डिस्कस कर सकते हैं हम इनको बाद में। फिर अगला टॉपिक आपका आएगा वाइल्ड लाइफ की, जो वन्य जीव हैं उनके ऊपर थोड़ा सा आपको ज़्यादा डिटेल नहीं देखना है, पर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसके ऊपर देखना है आपका, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में आपने अब बच्चों का ये है कि सर पॉपुलेशन में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें बोला कि पॉपुलेशन का साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो आपका प्यारा भारत है उसमें आपने पॉपुलेशन कहाँ कहाँ आपकी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे यूपी बिहार वाली बेल्ट में ज़्यादा है, कहाँ कम है आपकी पॉपुलेशन, जैसे, ठीक है। और उसके बाद आप साइज़ पढ़ेंगे कि कितनी पॉपुलेशन है, मोटा मोटा रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि जो यूपी की पॉपुलेशन है वो कितनी 23 करोड़ है या कितनी है, ठीक है, बिहार की पॉपुलेशन इतनी है, वो थोड़ा सा रफ आइडिया आपको लेके चलना है। इसके लिए आप 2011 का जो सेंसस है उसको रेफर करेंगे, उससे पढ़ेंगे। फिर आता है आपका कि डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी पॉपुलेशन, वही कि कहीं कहाँ पे जो है एरिया ज़्यादा है और उसमें बोलते हैं ना प्रति 1 किलोमीटर में कितने लोग, जैसे हिमाचल की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 123 है, कि 1 किलोमीटर के अंदर 123 लोग रहते हैं, वैसे हम इंडिया के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज कैसे आ रही है, ठीक है, कि जो हमारा जैसे 0 से 16-18 के बीच में है, फिर उसके बाद 16 से 45 के बीच में है, और अगला जो हमारे सीनियर सिटीजन है उसमें पॉपुलेशन चेंज में क्या वो हो रहा है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे इंडियाज़ का फिजिकल एनवायरनमेंट। देखो ये टॉपिक जो है ना आपको क्वेश्चन देगा, क्यों,
क्योंकि एनवायरनमेंट को लेके हिमाचल में भी काफ़ी कंसर्न्स है देखे गए हैं, और ऐसे भी वर्ल्ड और इंडिया दोनों जो है इसमें एक बड़ा काम कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट के टॉपिक्स आपको क्या देखने को मिलेंगे कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है, कि क्या क्या रिसोर्सेज है हमारे पास एनवायरनमेंट में, डेवलपमेंट हम उनसे कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो फॉरेस्ट हैं और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको हम कैसे यूज़ करें कि वो ख़त्म भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। वाटर रिसोर्सेज मतलब जो कुएँ, तालाब, बावड़ियाँ, नदियाँ हैं हमारे, उनको हम कैसे यूज़ करें। एग्रीकल्चर में देखेंगे हम कि एग्रीकल्चर किस प्रकार से एग्रीकल्चर किया जाए, जैसे हमारे हिमाचल में नेचुरल फार्मिंग के ऊपर जो चल रहा है आजकल। फिर मिनरल एंड एनर्जी, क्योंकि मिनरल और एनर्जी जो मिनरल्स हैं वो इंडिया में जैसे आयरन ओर कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट कहाँ पे पाया जाता है, मैग्नीज कहाँ होता है, ठीक है। तो जैसे आपने इसमें राजस्थान में आपने खेतड़ी कॉपर की माइंस देखी हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो है आपको उसकी बॉक्साइट की एक माइन मिलती है, कॉपर का मिलता है आपको वहाँ पे मल्लांज खंड, ठीक है। तो इस प्रकार की जो मिनरल और एनर्जीज हैं वो उनके मतलब जो रिस्पेक्टिव स्थान हैं जहाँ पे वो मिलती हैं उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। फिर हम इंडस्ट्रियाँ देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी इंडस्ट्रियाँ हैं, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, ठीक है। तो वो इंडस्ट्रीज हम देखेंगे। फिर हम थोड़ा सा नेशनल इकोनॉमी की बात करेंगे, और मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट, मतलब जो रिवर्स के ऊपर हम प्रोजेक्ट लगाते हैं, चाहे वो कोल डैम है, चाहे वो जैसे आपका भाखड़ा है, इस प्रकार के जो बड़े बड़े डैम्स हैं, और उनसे हम क्या क्या मल्टीपर्पज़, या हम उससे उसको इरिगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं कई बार। जैसे हमने जो कैनाल्स बनाई हैं तो वो डैम्स लगाएंगे, फिर कैनाल के लिए पानी निकाल लेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो मल्टीपर्पज़ रिवर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आता है कि यूनिवर्स और सोलर सिस्टम। आपको पता है कि सोलर सिस्टम क्या होता है, जो सूर्य है उसके चारों ओर जितने भी ग्रह हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपके सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं जो घूमते हैं, इसमें जैसे मार्स हो गया, वीनस हो गया, मरकरी हो गया, अर्थ होगी, फिर उसके बाद जुपिटर हो गया, ठीक है, और सैटर्न हो गया, नेपच्यून हो गया, है ना। ये इस प्रकार से जो हैं, तो इसको डिटेल में कौन छोटा है कौन बड़ा है, किसके ज़्यादा उपग्रह हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें देखनी है। ये तो हो गया आपका सोलर सिस्टम। पर यूनिवर्स में अगर बात करें तो आपको गैलेक्सीज़ के बारे में पढ़ना है कि कितने ऐसे सोलर सिस्टम मिलके जो एक गैलेक्सी बनाते हैं। गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। तो गैलेक्सीज़ के ऊपर थोड़ा सा चीज़ें, मीटियोर्स क्या होते हैं, यूनिवर्स में क्या क्या पाया जाता है, मीटियोर्स होते हैं, मीटोराइड्स होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें, स्टार्स होते हैं। फिर आएगा आपका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लिथोस्फीयर। देखो, ये आपको सिलेबस लग रहा है बहुत बड़ा, पर एक्चुअल में ये सिलेबस आपको उतना डीप नहीं पढ़ना है, आपको बिल्कुल ऊपर ऊपर से इसके ऊपर जो है काम करना है। लिथोस्फीयर में क्या आता है, ये हमारी जैसे मान लो अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ को अगर मान लो एक टुकड़ा हम इसका काट लें, जैसे ये मैंने काट लिया, तो क्या करेंगे हम, इसमें सबसे ऊपर आएगी क्रस्ट, क्या आएगी, क्रस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आती है आपकी मेंटल, ठीक है, और फिर आती है आपकी कोर। फिर इस क्रस्ट में हम पढ़ेंगे कि ये क्रस्ट किससे बनी है, सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी है, ठीक है। फिर नीचे जो आपका आता है मेंटल, वो आपकी सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी है, और नीचे जो आती है आपकी कोर, वो आपकी निकल और फेरस मतलब आयरन से बनी हुई है। फिर इसकी बहुत सी चीज़ें हैं कि इसमें जो लावा होता है अंदर, ठीक है, उस लावा से क्या होता है कि जब वो बाहर निकलता है तो वल्केनो के जरिए वो बाहर निकलता है तो मैग्मा लाता है। मैग्मा से क्या बनती हैं, रॉक्स बनती हैं। तो रॉक्स के टाइप पढ़ लेंगे हम कि रॉक के टाइप क्या होते हैं। देखो इसमें बोला हुआ ना कि लिथोस्फीयर पढ़ो, फिर रॉक्स पढ़ो, फिर रॉक्स के टाइप्स पढ़ो, वोल्केनो कैसे आते हैं, अर्थक्वेक कैसे आते हैं, फिर माउंटेन कैसे बने, प्लेट्यू कैसे बने हुए हैं, और प्लेन्स कैसे बने हुए हैं, ठीक है। फिर लास्ट जो आपका टॉपिक है इस ज्योग्राफी में वो है एग्रीकल्चर एंड फूड क्रॉप्स। देखो, सबसे पहले जो क्रॉपिंग पैटर्न था, जो हमारे जो प्रीमिटिव लोग थे, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, वो किस प्रकार से खेती किया करते थे। वो जाते थे किसी जंगल में से लकड़ियाँ काट देते थे, उसको साफ़ करते थे, और वहाँ पे जो 3-4 साल खेती करते थे फिर आगे बढ़ जाते थे। उसको बोलते थे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन। धीरे धीरे लोगों ने एक जगह रहना शुरू किया। एक जगह जब वो रहना शुरू किया उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो प्रीमिटिव फार्मिंग थी उसको छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़े वो। और वो जो प्रीमिटिव फार्मिंग थी उसमें प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर आई आपकी सब्सिटेंस। सब्सिटेंस होती है कि जिसमें आप अपना गुजारा कर सकते हैं। ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिस शुरू की उन्होंने, ऐसे तरीके से उन्होंने खेती को शुरू की, ठीक है। फिर उसके बाद आ गई इंटेंसिव सब्सिस्टेंस।
कि अपना गुजारा तो करना है, पर अपने गुजारे से भी थोड़ा अधिक उगाना है हमने, ठीक है, जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा हो। फिर आ गया आपका कॉमर्शियल, कि जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन आई, तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद हमने बहुत सी टेक्निकें ऐसी सीखी, बहुत सी मशीनाइजेशन ऐसी हुई, मशीनें आई, बहुत सी तकनीकें, यूरिया, फॉस्फेट, ऐसी चीज़ें आई, सिंचाई की ऐसी व्यवस्था हमारे पास आई कि जिससे जिससे हमने खेती को जो है कॉमर्शियल कर दिया, इससे कमाना सीखा, इसको बड़े लेवल पे हम एक्सपोर्ट करना सीखा हमने, ठीक है। तो ये आपकी क्या आएंगे एग्रीकल्चर के बारे में। फिर बीच में हमने फॉरेस्ट टाइप तो हमने पहले भी देखे और इसमें आगे देख लेंगे हम। सोर्स ऑफ पावर एनर्जी, देखो ये वाला टॉपिक इन्होंने 2 बार रिपीट कर दिया। इंडस्ट्री ऊपर भी था, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट ऊपर भी था, यहाँ पे भी। एक आता है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि हम रेन जो वाटर है उसको कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। गाँव में आजकल आप देख रहे हैं कि टैंक बन रहे हैं, लोग मतलब जो है जो गवर्नमेंट है वो मनरेगा के तहत या किसी और स्कीम में डाल के लोगों के टैंक बनवा रही है। क्यों? कि अपने घरों का जो पानी है उसको स्टोर करो, बाद में उसको फसलों के लिए यूज़ कर लो। तो रेन हार्वेस्टिंग भी एक अच्छा माध्यम है किसके लिए? सिंचाई के लिए। फिर लैंड यूज़ पैटर्न, देखो ये टॉपिक ना 99 जो % स्टूडेंट हैं, 99% स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के बारे में पता नहीं होगा। मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जो लैंड यूज़ है, लैंड यूज़ का मतलब होता है कि ऐसी लैंड जो, एक तो हमारी जो लैंड है सबसे ज़्यादा, आप क्या बोलोगे सर हम तो लैंड एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जो लैंड है वो किस में यूज़ होती है? नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, जिसमें हम क्या खेती नहीं कर रहे हैं। जैसे उसमें हम क्या कर रहे हैं, मान लो कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, कोई घर बना रहा है, कोई शॉप बना रहा है, तो ये क्या है? नॉन एग्रीकल्चर यूज़। फिर आपका लैंड यूज़ कहाँ होता है कि एक टर्म होती है फॉलो, मतलब प्रति भूमि, ऐसी भूमि की जिसको जैसे ना हमने छोड़ दिया है कि पहले हम उसको उगाते थे, क्या या तो वो घर से दूर है या कोई कारण है कि उसमें लैंड डिस्प्यूट पड़ा हुआ है, कि 2 भाइयों की लड़ाई चली हुई है, तो उसकी वजह से हम उसको जोत नहीं रहे हैं, तो उसको हमने क्या छोड़ दिया? बंजर छोड़ दिया हुआ। या फिर उसको हमने 1-2 साल इसलिए छोड़ा हुआ कि उसमें अच्छी उर्वरकता नहीं हो रही थी, तो ये रीगेन कर लिया अपने सप्लीमेंट्स वगैरह, मिनरल, तो इसके लिए छोड़ दी हुई है। फिर एक आती है ऐसी भूमि जिसको हमने 5 साल हो गए छोड़े हुए, एक ऐसी है ना जिसको 1 साल हुआ, एक ऐसी जिसको 5 साल हो गए, और एक ऐसा टाइप आता है जिसमें जिस भूमि को 2 से 5 साल के बीच में। तो ऐसे हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं, इसके ऊपर MCQs मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि लैंड यूज़ इन इंडिया जो जो टॉपिक है वो हमने कैसे कवर करना है। फिर आएगा कि लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो रही है। डिग्रेडेशन का मतलब है कि जो आपकी उपजाऊपन है ना वो ख़त्म हो रहा है। तो कैसे ख़त्म हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं, एक ही फसल बार बार एक खेत में उगा रहे हैं, ठीक है। जो उसके जैसे कोई फसल मान लो नाइट्रोजन लेती है, तो उस खेत की नाइट्रोजन और फास्फोरस या जो पोटाशियम है, ठीक है, या कैल्शियम है, वो ख़त्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसी फसल को ट्राई कर रहे हैं। तो हमें फसली चक्रीकरण होता है, एक क्रॉप रोटेशन, वो यूज़ करना चाहिए। तो कंजर्वेशन मेजर में हम वो लिखेंगे। फार्मिंग मैंने आपको बता दी। इस प्रकार से ये आपका टोटल सिलेबस था। अगर आप सभी अपने आप एग्री करते हैं कि इसमें से आपको चीज़ें आती हैं, तब तो आप बहुत बढ़िया आप अपनी तैयारी करिए। अगर आपको लगता है, थोड़ा भी लगता है कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, या इसमें से कुछ टॉपिक्स, या आप चाहते हैं कि सर आप इसके ऊपर एक ना डिटेल्ड वीडियो थोड़ा करके, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक उसको हम कवर करें, तो आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखें अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए होंगी। और अगर इस वीडियो के ऊपर जो है ना आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं सीरीज़ आपके लिए लेके आऊँगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और एग्ज़ाम में आप बिल्कुल इसमें क्या कर पाएंगे, ऐड पर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ जिनको आप चाहते हैं कि वो भी इस प्रकार से अच्छी तैयारी से जुड़े, तो आप हमारा चैनल शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।